कैसा हो अगर आपके म्यूजिक ऐप से आपके गाने गायब हो जाएं या आप जिन इंस्ट्रूमेंट्स को सुनना चाहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको कहीं नजर ना आए। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयदीप मुखर्जी, जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइव करते हैं और साथ ही आप परफॉर्मर भी हैं। सो जयदीप दा, आप पहले मुझे ये बताइए कि ऐसा हम इस जगह क्यों पहुंचे, ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इतिहास में लुप्त होने लगे या हमारे सामने से गुमने लगे और आपने उसको रिवाइवल के लिए कहाँ से आपके मन में ये सोच आई कि इसको करना चाहिए? इसके लिए इस पे कई रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो लोग आर्टिस्ट हैं, तो और आर्टिस्ट थे, वो आर्ट को कैद करके रखते थे, उसको उतना फैला नहीं, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक इट वाज़ बिलीव्ड दैट इट बिलॉन्ग टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल एंड नॉट फॉर एवरीवन। तो ये एक बात था। दूसरा था कि पुराना ज़माने का जो मेकर था, वो मेकर अभी का जैसा मेकर नहीं है। वो मेकर के पास तालीम था, वो मेकर के पास धैर्य था। अभी मेकर लोग मैक्सिमम बिज़नेस माइंडेड हो चुका है, जो लोग ऑर्डर भी काफ़ी आते हैं उन लोग के पास। तो उनका उतना टाइम नहीं है कि एक इंस्ट्रूमेंट पे 6 महीने या 7 महीने दे के उसको तैयार करके रेडी करना, क्योंकि पहले का ज़माने में वैसा होता था और उतना टाइम अभी आर्टिस्ट लोग का भी पास नहीं है। तो आपने जिंदगी के तकरीबन 30-40 साल। 40 साल तो मेरा ये कला क्षेत्र में हो हाँ, गया है। और इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइव करने में कितना समय 40 साल में आपने दिया होगा? 40 साल में से 20 साल मैंने इंस्ट्रूमेंट रिवाइवल, रिसरेक्शन, रिस्टोरेशन इसमें मैंने लास्ट 20 साल दिया है। जी, तो इसकी सोच आपको कहाँ से आई कि मुझे इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइव करना चाहिए? आप एक परफॉर्मर हैं, परफॉर्म जैसे बाकी लोग करते हैं। तो मेरा तालीम शुरुआत हुआ था सरोद से। तो सरोद का पास-पास मेरा जो घराना है सेनिया शाहजहानपुर घराना, उस घराना में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे। तो अभी मैंने देखा आज से 25 साल पहले मैंने ऑब्ज़र्व किया कि सिर्फ़ सरोद और सितार ही बज रहे हैं, सेनिया शाहजहाँपुर का। तो मैंने अपना गुरुजी को पूछा कि जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो भी तो बजना चाहिए ना, क्योंकि 50-60 साल, 70 साल हो गया वो सब इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं, कोई नहीं बजाता। तो मेरा गुरुजी ने बोला, हाँ, तुम कर सकते हो लेकिन पहले सरोद को समझो, फिर जैसे-जैसे तुम्हें वक़्त मिलेगा मैं ही तुमको सिखाते जाऊँगा। डोंट वरी ऑन दैट पर्टिकुलर। तो उसका बाद हमें ऐसा लगा कि हर एक राग एक इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट एक कैरेक्टर है ना? तो हर एक राग एक-एक इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छे सुनने को लगते। हुँ, हमें लगा था कि जो राग इमोशनल है, वो सितार में बहुत अच्छा बजते हैं। जो राग में थोड़ा-सा गंभीर होता है, वो सरोद में अच्छा लगता है। जो राग में ध्रुपद का चलन जैसा होता है, वो हुँ। सुर श्रृंगार में अच्छा होता है। तो ऐसे मैंने सोचा कि एक-एक राग क्यों नहीं मैं एक-एक इंस्ट्रूमेंट में अगर बजा सकता हूँ, तो वो कैसा लगेगा? मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए, जैसे यहाँ ये जो आपके। इंस्ट्रूमेंट है, ये है मोहन वीणा, जो मेरा दादा गुरु राधिका मोहन मैत्रा जी ने 1948 में बनाए थे। ये सरोद उम, ये बीच वाला सरोद का पार्ट है, सुर-सिंगार जो इसका साउंड बॉक्स है, ये सुर-सिंगार और ये वीणा, ये 3 इंस्ट्रूमेंट का मिक्स है ये मोहन वीणा। हुँ, ये ओ इंस्ट्रूमेंट है सेनी रबाब या तानसेनी रबाब, अच्छा। जो मियाँ तानसेन ने अकबर के दरबार में बनाए थे अफ़गान रबाब से। हुँ, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है। तो ये काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट है, मतलब तानसेनी रबाब का हिस्ट्री अगर हम लोग देखते हैं तो वो 500 साल अकबर का समय पे जाते हैं। ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट 350 साल भी हो सकता है, 300 साल भी हो सकता तो है। ये सब रीमेक्स हैं या इनको आपने पुराने इंस्ट्रूमेंट्स आपको कहीं इनको। ये ये वाला रीमेक है, अच्छा। लेकिन इसका जो बॉडी है ये पुराना वाला ही है। हुँ,
300 350 तो 400 साल टोटल पुरानी। कितने इंस्ट्रूमेंट्स आपने रिवाइव किए होंगे, मतलब अलग अलग तरह के कैटेगरी के अगर? मैं रिवाइव किया हूँ कम से कम 8 इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइव किया हूँ और रिस्टोर किया हूँ कम से कम 15-16 इंस्ट्रूमेंट्स जी। और रीमेक किया हूँ 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स को। अच्छा, जब मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जब जैसे बचपन में सब लोग एक करियर चूज़ करते हैं, तो मुझे जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप भी एक कॉर्पोरेट करियर में गए थे। तो उसके बाद म्यूज़िक में वापसी हुई या म्यूज़िक आपके साथ चल रही थी, और अभी आप क्या फुल टाइम इसमें म्यूज़िक में, या यू आर स्टिल डूइंग सम जॉब? नहीं, मेरा म्यूजिक साथ में ही चल रहा था। हुँ, जब मेरा 4 साल का उम्र था तब हम मेरा तालीम शुरुआत हुआ था। सरस्वती पूजा का दिन जो इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत अहम दिन होता है। तो उस दिन मेरा गुरुजी ने हमें एक गंडा बाँधा। तो उस दिन से 1987 हुँ, सरस्वती पूजा स्टार्ट हुआ था और तब मेरा स्कूलिंग भी चल रहा था। मेरा मम्मी पापा ने बहुत हमें इंस्ट्रूमेंट में दिया क्योंकि मेरा गुरुजी ने उनको बोला कि इसका इफेक्ट आपका पढ़ाई में पड़ने नहीं वाला है क्योंकि बुद्धदेव दासगुप्ता जी है, फिर अ, जो लोग भी है हुँ, वो लोग पढ़ाई में भी अच्छा है और अपना हीरू गांगुली साहब वो अटॉर्नी भी है और तबला वादक भी है, तो उसपे कुछ हुँ, फ़र्क नहीं पड़ने जी। वाला है। तो मतलब फिर उसके बाद आप कॉर्पोरेट में गए, नौकरी करी आपने, और क्योंकि आई बिलॉन्ग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो वहाँ पे हमें ये ऐसा नहीं है कि मैं एक घरानेदार फैमिली से आ रहा हूँ। तो हमारा ऊपर जो कंडीशन था कि हमें अपना अ, रोटी-रोज़ी के लिए नौकरी देखना ही पड़ेगा या बिज़नेस करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। और पैरेलली मेरा म्यूज़िक भी चलता रहा। हुँ, फिर 11 साल मैंने कॉर्पोरेट में नौकरी किया। फिर मैंने सोचा कि अभी वक़्त आया है हुँ। फुल टाइम म्यूज़िक को कुछ देने के लिए, तो ये फुल टाइम कब से शुरू हुआ? 2019 से। 19 से। अच्छा, आपका पहला परफ़ॉर्मेंस मुझे लगता है आपने 6 साल की उम्र में 6-7 शायद, साल का तो उम्र में था। ये 6 साल की उम्र मतलब इज़ इट टू यंग, या मतलब क्लासिकल म्यूज़िक हो? इट इज़ टू यंग क्योंकि उस वक़्त ऐसा चल रहा था कि अ, बुद्धदेव दासगुप्ता जी वो बच्चे लोग को लेके एक सरोद का ऑर्केस्ट्रा बनाना चाहते थे। तो उसके लिए वो कुछ कॉम्पोज़िशन लिखा था और मेरा गुरुजी उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो मेरा गुरुजी को भी बोला कि आपका जितना भी स्टूडेंट्स है, बच्चा स्पेशली बच्चा लोग है, आप उनको ये सब कॉम्पोज़िशंस रेडी करो। तो बुद्धदेव जी का ही जो कॉम्पोज़िशन था, उसके ऊपर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था और वो सोलो प्रोग्राम नहीं था, कोरस प्रोग्राम था। लेकिन उसका 2-3 महीना बाद जो गुरुजी मेरा साथ तबले में संगत करते थे, वो मेरे पिताजी का भी गुरुजी थे। तो उस वो एक बैठक ही ऑर्गेनाइज़ करते थे। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट सोलो एंड सेकंड प्रोग्राम हुआ था। हुँ, तो ऐसे करके मेरा 6 साल जब उम्र था तब से मेरा स्टार्ट हुआ। हुँ। अच्छा, ये रिवाइवल के बाद मैंने जो आपके बारे में और जाना कि आप कुछ पेटेंट्स भी, ये पेटेंट्स किन चीज़ों पर हैं? क्या रिवाइव्ड इंस्ट्रूमेंट्स पर हैं या नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ये क्या, कितने दे पेटेंट्स हैं, और किन-किन चीज़ों पे आपने पेटेंट्स निकाले हैं? देखिए मेरा 9 पेटेंट्स हैं और ये सभी डिज़ाइन पेटेंट्स हैं। एक्चुअली मैंने सोचा कि मेरा जो घराना का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बहुत ही अनसेफ है। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है जैसे सुर श्रृंगार, फिर उम, अ, तिलबहार, नवदीपा, मोहन वीणा, हो सकता है कोई और आर्टिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक यंत्र बनाया और सोचा कि चलो इसका नाम दिलबहार दे देते। हुँ, तो हुँ, यह हो सकता है कि वो खुद कुछ सोच रहा है और उसका डिज़ाइन से हम लोग का इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन मिल गया होगा। हुँ, तो ये सब होने की वजह से तो लॉक इन की तो हुँ। देना पड़ता है ना।
तो इसीलिए मैंने पेटेंट करना स्टार्ट किया। दोस्तों स्पेशली जो मैं डिज़ाइन इसमें पे एक चीज़ आपको बता दूँ, इन्होंने एक अपना एक सीक्रेट म्यूज़ियम बना रखा है। उसमें मुझे एक्सेस मिला, मैं देख चुका हूँ। आपको भी मैं कोशिश करूँगा विजुअल्स दिखाने की। तो ये सीक्रेट म्यूज़ियम का आइडिया क्या है और आपने वहाँ क्या-क्या रखा है ज़रा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ? देखिए, म्यूज़ियम का आइडिया हमें तब आया कि मैंने बोला ना कि 20 साल से मेरा ये रिवाइवल और रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अ, सरोद का जो 3 घराना है, बंगस घराना जो उस्ताद अमजद अली खान साहब का, फिर मैहर घराना जो अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान साहब का, तो इन दोनों घराना का ही म्यूज़ियम है। हुँ, जैसे अमजद अली खान साहब का एक म्यूज़ियम है सरोदगढ़, ग्वालियर में, फिर मैहर घराना का जो है मदीना भवन, मैहर में। तो हमारा शाहजहानपुर घराना का कोई वैसा लिविंग आर्काइव नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरा पास, और जब मेरा पास मुराद अली खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब, अमीर खान साहब, राधिका मोहन जी, बुद्धदेव जी, इन सभी का इंस्ट्रूमेंट आने लगा, तो व्हाई नॉट आई मेक अ लिविंग आर्काइव एट माय एंड। जो खास बात है मेरा इंस्ट्रूमेंट का म्यूजियम का, वो आके देख सकता है, छू सकता है, बजा सकता है। अच्छा, अच्छा। ऐसा नहीं कि वो देख के ही निकल जाए। हुँ, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा 40 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे, कि जो स्पर्श जो होता है ना, जी, ये स्पर्श में बहुत सारी चीज़ होता है जो फ़ील कर सकता है। हुँ। आपकी रिकॉग्निशंस काफ़ी मेरे ख़्याल से सब तरफ मुझे तो इस वक़्त व्यूअर्स जो है मेरे पीछे भी यहाँ काफ़ी सारे शील्ड्स हैं और इस तरफ भी हैं, यहाँ फ़ोटोग्राफ्स हैं और पोर्टफ़ोलियो में मतलब जैसे कि एक परफ़ॉर्मर के पास आप देखते हैं घर भरा होता है, इनका भी घर भरा है। इतने सारे एक्नॉलेजमेंट्स में, रिकॉग्निशंस में, मुझे एक बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि बहुत बड़ी एक चीज़ आपके सामने एक्नॉलेजमेंट है। वैसे तो हर एक्नॉलेजमेंट अपने आप में अप्रिशिएट करने लायक है, लेकिन आपकी फ़ेवरेट क्या होगी इसमें? जो सबसे पहला है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मेरा काम को एप्रिसिएशन दिया था 2023 में मन की बात में। रीजन बैठा कभी फिर आपको उस किसी ने टोका है कि अरे ये अच्छा नहीं हुआ, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था? बचपन में तो बहुत, अच्छा, अब होता है ऐसा? अब तो मतलब विथ अभी कुछ नहीं बोलते हैं, अभी नहीं बोलते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए। जो लोग सीनियर है, हाँ, जो लोग बहुत सीनियर है, तो हाँ। अगर वो लोग मुँह पे बोल देते हैं वो तो हमें अच्छा लगेगा। जी, कि भाई ये थोड़ा-सा और ऐसा हो थोड़ा-सा सकता था, वैसा हो सकता थोड़ा-सा था। ये हाँ। करो, वो करो। अच्छा, आप इसके साथ-साथ रिवाइवल और परफ़ॉर्मेंस के साथ आप मेंटरिंग भी कर रहे हैं बच्चों की और लेकिन अगेन वी आर कमिंग बैक टू द वही उसी मुद्दे पे जिस पे आज हर जगह चर्चा है कि बहुत फ़ास्ट मूविंग और फ़ास्ट पेस्ड जनरेशन है इस वक़्त। यानी जो 20-30 सेकंड के बाद शायद टिकते नहीं हम लोग। हम लोग भी नहीं टिकते तो बच्चे क्या टिकेंगे इस पर। तो ऐसे में हाउ इतना मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्लासिकल म्यूज़िक कैसे आप बच्चों को सिखाते हैं ये? मतलब उनका अटेंशन कहाँ कहाँ से लाते हैं? बच्चे को जब जब हम लोग सीखा था तो एकदम पूरा राग संगीत से स्टार्ट किया था। तो अभी बच्चे लोग को जब सिखाता हूँ तो देखता हूँ कि अगर ज़्यादा राग संगीत चलता है 1 साल, 1.5 साल, तो वो भटक जाता है। तो बीच-बीच में से कुछ फिलर दे देता है, जैसे सत्यजीत रे का कुछ म्यूज़िक अच्छा। जो अट्रैक्टिव म्यूज़िक है। अच्छा। फिर टाइटैन का जो थीम सॉन्ग वो दे देता है, फिर वंदे मातरम दे देते हैं। हुँ। हाँ, फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल और ये स्टार। कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बाद म्यूज़िक जो है जनरेट हो जाती है मेरे ख़्याल से। तो जो भी है, जो भी उसका सिस्टम है मतलब जब एआई है तो वो सारी चीज़ें क्रिएटिव्स बना रहे हैं तो म्यूज़िक भी बना रहे हैं। ये कैसा चैलेंज है? मतलब आपको लगता है कि ये चैलेंज है या जो ट्रेडिशनली जिस तरह से म्यूज़िक कंपोज़ की जाती है? ये ह हमें तो अभी ये आज का दिन में बैठ के इसको चैलेंज लगता नहीं है, कि क्योंकि अगर एआई आया है, तो आर्टिस्ट लोग भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा। द ओनली थिंग यू नीड इज़ कि उस आपका पास उसका सही नॉलेज होना चाहिए कि नहीं। अगर एआई आया है तो आप एआई को रोक नहीं पाएँगे। आज एआई आया है, आज से 20 साल बाद क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। हुँ। तो एआई का आप कह जैसे रहे हैं कि आर्टिस्ट भी एआई का प्रयोग उनको करना चाहिए, यूज़ करना हाँ, चाहिए? हाँ, बिल्कुल या फिर करना एकदम कि करना नहीं चाहिए। ये ह्यूमन क्रिएशन हम अपने दिमाग से बनाएँगे, हम कोई हेल्प नहीं लेंगे एआई से क्योंकि इस प्रेशर सभी लोग का ऊपर होता है, तो आर्टिस्ट लोग का भी ऊपर प्रेशर होता है, हुँ। तो शायद
हो सकता है कि कोई आर्टिस्ट ऑलरेडी हेल्प ले रहा है जी। एआई का। जी। सो दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू और इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारे सामने हों और यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हों वो भी रिवाइव रखें और म्यूजिक इसमें ना हो, तो वो नहीं होगा। और हम जॉयदीप दा से यही रिक्वेस्ट अभी आपके लिए कर रहे हैं कि वो हमें कुछ अलग अलग चीजें आपके लिए सुनाएं बजाकर। ये एक रविंद्र संगीत का थोड़ा सा कॉर्ड्स में बजा रहा हूँ। जी। जोहिब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। जय हिंद।